हेलो फ्रेंड्स, आप सबका आपके अपने चैनल गोविंद लेक्चर्स में हार्दिक स्वागत है। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो आज की इस क्लास में हम माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर के द्वारा आपकी कक्षा 10 की बोर्ड परीक्षा 2023 हेतु जारी किए गए विज्ञान विषय के मॉडल पेपर को सॉल्व करेंगे। हमने आपके विज्ञान विषय के ब्लूप्रिंट की चर्चा बहुत अच्छे से कर ली थी। तो अगर आपने विज्ञान विषय का ब्लूप्रिंट नहीं देखा है तो फिर चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर आप विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान, अंग्रेजी, हिंदी, इन सभी विषयों के ब्लूप्रिंट को आसानी से देख सकते हैं, जहां से आपको यह आइडिया लग जाएगा कि आपकी बोर्ड परीक्षा का पेपर कैसा आएगा। तो आज की इस क्लास में हम आपके विज्ञान विषय के मॉडल पेपर को पूरा सॉल्व करके दिखाएंगे। ठीक है, तो बस क्लास शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि ज्यादा से ज्यादा अपने मित्रों को शेयर करें ताकि उन सभी तक ये जानकारी पहुंच सके। साथ ही साथ लाइक और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। देखें, माध्यमिक परीक्षा 2022-23, ठीक है, विज्ञान विषय, और पेपर आपका 3 घंटे 15 मिनट का है। कितने अंकों का है? 80 अंकों का आपका पेपर है। ये कुछ आपके लिए सामान्य निर्देश दिए गए हैं, ये आप पढ़ लेना। सीधे बढ़ते हम प्रश्नों की ओर। देखें, खंड ए के अंदर जो पहला प्रश्न है वो बहुविकल्पीय प्रश्न दिया गया है। पहला प्रश्न आपके सामने दिया गया है कि मानव के अंदर जो फुफ्फुस या फेफड़े हैं वो किस तंत्र का भाग है? पोषण तंत्र का, उत्सर्जन का, श्वसन तंत्र का या परिसंचरण तंत्र का? तो इसका सही जवाब होगा श्वसन तंत्र। ठीक है। दूसरा प्रश्न है, इनमें से कौन सा पादप हार्मोन है? इनमें से पादप हार्मोन कौन सा है वो आपको बताना है। इंसुलिन ये मानव के अंदर पाया जाता है, थायरोक्सिन हार्मोन ये भी मानव में पाया जाता है, एस्ट्रोजन ये मादा के अंदर पाया जाता है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। और आपका सही जवाब होगा ऑक्सिन हार्मोन, ये एक प्रकार का पादप हार्मोन है। तीसरा प्रश्न है, कौन से वैज्ञानिक को आनुवांशिकता का जनक कहते हैं? आप सब जानते होंगे ग्रेगर जोहन मेंडल को आनुवांशिकता का जनक कहते हैं। अगला प्रश्न, निम्न में से किस रसायन का उपयोग फोटोग्राफी में होता है? कौन से रसायन का उपयोग फोटोग्राफी में होता है? तो सिल्वर ब्रोमाइड AgBr, इसका प्रयोग फोटोग्राफी में किया जाता है। अगला प्रश्न है आपका, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो रासायनिक सूत्र है वो है आपका CaSO4 H2O। और ये किसका है? ये है आपके जिप्सम का। किसका है? जिप्सम का। ठीक है, ये सोडियम कार्बोनेट है और ये आपके Na2CO3 10H2O, ये शायद धावन सोडा का है। तो ये आपको ध्यान रख लेने हैं। आगे, निम्न में से उत्कृष्ट गैस कौन सी है? यानी जो अक्रिय गैस या जिसे हम निष्क्रिय गैस कहते हैं, जिसका बाहरी कोश पूर्ण रूप से भरा होता है, वो कौन सा है? जो आवर्त सारणी में वर्ग 18 के तत्व है, हीलियम, नियोन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन, रेडोन। तो इसमें से कौन सी गैस है? हीलियम। आगे बढ़ते हैं, किस प्रकाशीय घटना के कारण पानी में रखी हुई छड़ मुड़ी हुई दिखाई देती है? कौन सी ऐसी घटना है जिसकी वजह से पानी में रखी हुई कोई भी छड़ या पेंसिल वगैरह हमें मुड़ी हुई दिखाई देती है? तो वो घटना है आपकी, वो इसमें से घटना कौन सी है? तो वो घटना है अपवर्तन। कौन सी घटना है? अपवर्तन। आगे, स्वस्थ नेत्र के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो सिंपल सी बात है कि स्वस्थ नेत्र के रेटिना पर, देखो अगर हिंदी में आपको नहीं पता नाम तो यहां पर लिखा हुआ है रेटिना। रेटिना पर हमारा क्या करता है? वस्तु का सही प्रतिबिंब बनता है। अगला, विद्युत शक्ति का SI मात्रक क्या है? तो विद्युत शक्ति का जो SI मात्रक है वो है आपका वॉट। क्या है? वॉट। ठीक। आगे, निम्न में से कौन नवीकरणीय संसाधन है? यानी ऐसे संसाधन जो कभी भी समाप्त होने वाले नहीं है, कुछ समय के बाद उनका पुनः उत्पादन किया जा सकता है या पुनः वो उपलब्ध हो जाते हैं। तो इनमें से कौन है वो है आपका सौर ऊर्जा। ये कभी भी समाप्त होने वाला स्रोत नहीं है। अगला, निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं? घास, गेहूं, आम ये तो नहीं करते। बकरी, गाय, हाथी ये भी नहीं करते। घास, मछली, बकरी, क्योंकि घास को मछली थोड़ी खाती है, नहीं, ये सही है, घास को बकरी खाता है और बकरी को मानव खाता है। यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, जो टिहरी बांध है वो कहां पर बना हुआ है? तो ये बना हुआ है गंगा नदी पर, उत्तराखंड में। ठीक है, उत्तराखंड या यूपी के अंदर बना हुआ है। आगे बढ़ते हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रश्न संख्या 2 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहला प्रश्न है कि कार्बन कार्बन, यानी जब कार्बन और कार्बन के बीच में एकल आबंध होता है तो ऐसे यौगिक को हम क्या कहते हैं? संतृप्त यौगिक कहते हैं। क्या कहते हैं? संतृप्त यौगिक।
और जब कार्बन कार्बन के बीच में द्विआबंध या फिर त्रिआबंध होता है तो उसे कहते हैं असंतृप्त यौगिक। अगला, परमाणु के किसी कोष में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या ज्ञात करने का सूत्र क्या है? 2n²। क्या है? 2n²। जहां पर n क्या है? n कोष या कक्षकों की संख्या है। जैसे n है तो 1, ठीक है, आपने पढ़ा होगा, J K L M N, फिर O, फिर P, ठीक है, ये J K L M N, यहां से K L M N O P ऐसे आगे चलता रहता है। n बराबर 1 2 3 4 ये हो सकता है। तो यहां पर ये 2n² और n क्या है? n है कोष की संख्या। यदि पहला कोष है तो n बराबर 1 रखेंगे, दूसरा कोष है तो n बराबर 2, तीसरा कोष है तो n बराबर 3, ऐसे आगे बढ़ते रहेंगे। अगला है, दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? उसे कहते हैं सिनेप्स। क्या कहते हैं? सिनेप्स। फिर ए और बी के नाम लिखो। ये कोई अभिक्रिया दी हुई है, प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया है। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल, ये दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं? ये बना रहे हैं ग्लूकोज। और क्या मुक्त कर रहे हैं? ऑक्सीजन। ठीक है, तो यहां पर हमें ए और बी ये चीज क्या होगी ये बताना है। तो यहां पर ए की जगह आ जाएगा सूर्य का प्रकाश, क्या कह सकते हैं? प्रकाश। और बी की जगह उत्प्रेरक होगा, जिसकी उपस्थिति में होगा वो होगा क्लोरोफिल, जिसे हम हरित लवक कहते हैं या पर्णहरित कहते हैं। क्लोरोफिल कह लो या हरित लवक कह लो, एक ही बात है, या पर्णहरित कह लो, सब एक ही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये चिन्ह किस अवयव के लिए प्रयुक्त होता है? आप सब जानते होंगे कि विद्युत परिपथ के अंदर ये चिन्ह किसका है? बैटरी का है। अगला, विद्युत जो जनरेटर है, जनरेटर, वो यांत्रिक ऊर्जा को किसमें बदलता है? तो वो आपकी यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का काम करता है। ठीक, यह था आपका प्रश्न संख्या 2। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3। पहला प्रश्न है आपका, अवक्षेपण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं? देखो नाम से पता चल रहा है अवक्षेप। अवक्षेप क्या होता है? अवक्षेप होता है ठोस पदार्थ। ठोस पदार्थ जो जल में कैसा होता है? जो जल में अविलय होता है। कैसा होता है? अविलय, यानी कि जो जल के अंदर घुलता नहीं है। तो सिंपल सी बात है, ऐसी अभिक्रिया, फिर से सुनो, ऐसी अभिक्रिया जिसमें अवक्षेप यानी कि ठोस पदार्थ का निर्माण होता है उसे कहते हैं अवक्षेपण अभिक्रिया। ऐसी अभिक्रिया जिसमें अवक्षेप, ब्रैकेट में लिख लेना आप, जल में अविलय ठोस पदार्थ का निर्माण होता है उसे कहते हैं अवक्षेपण अभिक्रिया। ठीक, जैसे मैं लिख दूं यहां पर उदाहरण के लिए Na2SO4 सोडियम सल्फेट प्लस BaCl2 बेरिलियम क्लोराइड, और जब इसकी अभिक्रिया कराते हैं तो BaSO4 प्लस 2NaCl। तो ये जो BaSO4 है, बेरियम सल्फेट, ये क्या है? ये आपका ठोस अवक्षेप है, यानी ये जल के अंदर नहीं घुलेगा। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें अवक्षेप का निर्माण होता है उसे अवक्षेपण अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। अगला, उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है? आप सबको जानते हैं, उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है, क्योंकि 7 से कम, ठीक है, यदि पीएच वैल्यू 7 से कम है तो वो क्या होगा? वो अम्ल होगा। पीएच वैल्यू अगर 7 है तो फिर वो क्या होगा? वो होगा आपका उदासीन विलयन। और यदि पीएच वैल्यू 7 से बड़ी है तो वो कौन सा विलयन होगा? वो होगा आपका क्षारीय विलयन। ठीक, अगला, मिश्र धातु के 2 उदाहरण लिखो। मिश्र धातु के 2 उदाहरण लिखने हैं, जैसे हो गया कांचा और हो गया आपका जैसे पीतल। अब कांचा किससे मिलकर बना होता है? तो कांचा बना होता है कॉपर और टिन से। किससे बना होता है? कॉपर और टिन से। पीतल किससे बना होता है? पीतल बना होता है आपका ये कॉपर और जिंक से। कॉपर और जिंक से बना होता है आपका पीतल। ठीक, आगे, मेथेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाइए। तो सबसे पहले तो हमें मेथेन का सूत्र पता होना चाहिए, CH4, यानी एक कार्बन परमाणु 4 अन्य हाइड्रोजन परमाणु के साथ जुड़ा होता है। तो ये तो होगी आपकी संरचना। अब इसकी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनानी है तो हम क्या करेंगे? कार्बन बना देंगे और इसके चारों तरफ हाइड्रोजन बना देंगे। ये बना दिया हाइड्रोजन। फिर कार्बन के बाहरी कोष में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये बता दिए X से। और हाइड्रोजन के बाहरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? हाइड्रोजन के बाहरी कोष में 1 ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो इसको हम बता देते हैं इस डॉट से। ये इस हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, ये इसका और इसका थोड़ा मैं नीचे बना देता हूं इसको, ये इसका। अब इसको मिला लेंगे,
इसको और इसको, ये और ये हो गई आपके मेथेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। देखो हाइड्रोजन के भी 2 पूरे हो रहे हैं और कार्बन के भी 4 पहले से थे और 4 हाइड्रोजन से उसने संयोजकता कर ली, तो 8 पूरे हो गए। ठीक, अगला प्रश्न है मेंडलीव की आवर्त सारणी की एक कमी लिखनी है। तो मेंडलीव की आवर्त सारणी की कमी क्या थी? एक कमी लिखनी है, तो या तो लिख सकते हैं कि हाइड्रोजन का जो स्थान है वो निश्चित नहीं था, हाइड्रोजन का स्थान निश्चित नहीं था। ठीक, या फिर लिख सकते हैं कि जो समस्थानिक थे, समस्थानिकों के लिए कोई निश्चित स्थान नहीं था, समस्थानिकों के लिए कोई निश्चित स्थान नहीं था। ये कोई एक दोनों में से कमी लिख सकते हैं, कोई एक लिखनी है, कोई निश्चित स्थान नहीं था। ठीक, अगला शरीर का संतुलन मस्तिष्क का कौन सा भाग करता है? बिल्कुल सरल प्रश्न है, जिसे हम कहते हैं अनुमस्तिष्क। क्या कहते हैं? अनुमस्तिष्क, या आपको सेरेब्रम भी कह सकते हैं। ठीक है, सेरेब्रम इसको इंग्लिश में कहते हैं, तो कहीं कहीं सेरेब्रम भी लिखा हुआ मिल सकता है। अगला नर में पाए जाने वाले लैंगिक हार्मोन का नाम बताएं। सबको पता है टेस्टोस्टेरोन, और महिलाओं के अंदर कौन सा है? तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। अगला विद्युत परिपथ में वोल्ट मीटर का काम क्या है? सिंपल सी बात है, वोल्ट मीटर क्या काम करेगा? वोल्ट मीटर परिपथ के अंदर विभवांतर को मापने का काम करता है। 2 बिंदुओं के बीच में विभवांतर को जो मापने का काम है, वो काम कौन करता है? वो काम करता है वोल्ट मीटर। ठीक, अगला छड़ चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का चित्र बनाइए। किसके चारों ओर? छड़ चुंबक रेखाओं के चारों ओर। तो देखो बनाने की कोशिश करते हैं। ये हमने ले ली कोई एक छड़ चुंबक, इसको मैं दूसरा कलर ले लेता हूं। ये बन गई आपकी छड़ चुंबक। ठीक है, अब हमें पता है कि ये इसका एक नॉर्थ पोल है होता है और एक इसका साउथ पोल होगा। ठीक है, तो ये हमेशा किरणें कहां से चलेगी? नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर चलेगी। तो अंदर की तरफ तो ऐसे बताओगे आप, ऐसे, और बाहर की तरफ कैसे बताओगे? ऐसे, इस तरफ आती हुई। इसी तरह इस वाले भाग में भी। ठीक है, तो कुछ इस तरह आपको छड़ चुंबक का चित्र बना देना है। अगला जीवाश्म ईंधन के 2 उदाहरण लिखने हैं। आप सब जानते हैं जीवाश्म ईंधन के उदाहरण, कोयला हो गया, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, नेचुरल गैस हो गया यानी प्राकृतिक गैस हो गई। ये सब क्या है? ये सब जीवाश्म ईंधन के उदाहरण हैं। अगला ओजोन परत, O3, ओजोन परत का एक लाभ लिखो। आप सब जानते होंगे, पहले से पढ़ रहे हैं। ये क्या करता है? ये सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों को धरती पर आने से रोकता है। सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी पर आने से क्या करता है? रोकता है। यूवी लाइट को, किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकता है, क्योंकि ये क्या करती है? इसकी वजह से स्किन कैंसर होता है और तरह तरह की बीमारियां होती है, तो आने से रोकती है आपकी ओजोन परत। ठीक है, अगला फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम, उसमें जो अंगूठा होता है वो किसकी दिशा को बताता है? तो फ्लेमिंग का जो वाम हस्त नियम है, उसके अंदर जो अंगूठा है वो आपका बताता है चालक पर लगने वाले बल की दिशा को। चालक पर लगने वाले बल की दिशा को। ठीक है, चलिए ये था आपका खंड ए। आगे बढ़ते हैं खंड बी की ओर। लोहे को जंग से बचाने के लिए, लोहे को जंग से बचाने के लिए उस पर क्या करना है? लोहे को जंग से बचाने के लिए 2 तरीके बताने हैं कि किसकी मदद से हम लोहे को जंग से बचा सकते हैं। बहुत सरल प्रश्न है, आपने बार बार पढ़ा है। या तो हम कर सकते हैं पेंट करके, यानी उसके ऊपर पेंट कर दे, उसको जंग लगने से बचा सकते हैं, या फिर क्या करके यसद लेपन, यसद लेपन, या जिसे हम गैल्वेनीकरण भी कहते हैं, यसद लेपन करके, यानी लोहे पर जिंक की पतली परत चढ़ा के। यसद लेपन क्या होता है? लोहे पर जिंक की पतली परत चढ़ाने की जो प्रक्रिया है
वो कहते हैं यशद लेपन। तो दो तरीकों से हम लोहे को जंग से बचा सकते हैं, या तो पेंट करके या यशद लेपन करके, या तीसरा ये कह सकते हैं ग्रीस लगा के। ये कुछ तरीके हैं जिनकी मदद से हम लोहे को जंग लगने से बचा सकते हैं। अगला, कार्बन के दो अपूर्ण रूप। तो कार्बन के 3 अपूर्ण रूप हैं, आप सब जानते होंगे, हीरा, ग्रेफाइट और फुलरिन। तो आपको 2 नाम लिखने हैं, हीरा और ग्रेफाइट, और तीसरा आपको पता ही है, तीसरा होता है फुलरिन। ठीक, आगे मिसेल की संरचना का चित्र बनाइए। तो ये आप सब जानते होंगे, मिसेल की संरचना आपके अध्याय 5 में दी गई है। आपको मिसेल की संरचना का चित्र बनाना है, जो साबुन निर्माण की प्रक्रिया है उस वाले चैप्टर में आप देख लें, आपकी बुक में आसानी से मिल जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आवर्त सारणी में बाएं से दाएं की ओर जाने पर परमाणु त्रिज्या क्यों घटती है? देखो, जब हम आवर्त सारणी के अंदर बाएं से दाएं जाते हैं, कैसे, बाएं से दाएं, तो होता क्या है, तो होता है परमाणु आवेश में वृद्धि होती है। इसमें वृद्धि होती है परमाणु आवेश में। मतलब जैसे जैसे हम बाएं से दाएं बढ़ेंगे तो क्या होगी, कक्षकों की संख्या बढ़ेगी, यानी परमाणु आवेश में वृद्धि होगी, कक्षकों की संख्या बढ़ेगी, यानी प्रोटॉन की संख्या बढ़ेगी। किसकी बढ़ेगी? प्रोटॉन की संख्या। और प्रोटॉन की संख्या बढ़ने का मतलब है कि ये उस परमाणु की बाहरी कक्षाओं में जो इलेक्ट्रॉन गति कर रहे हैं, उन इलेक्ट्रॉनों को क्या करेगा, नाभिक की ओर खींचने का काम करेगा, क्योंकि प्रोटॉन तो नाभिक में होते हैं। तो प्रोटॉनों की संख्या बढ़ेगी, यानी धनात्मक आवेश बढ़ेगा, तो ये ऋणात्मक आवेश को अपनी तरफ आकर्षित करेगा, और इस वजह से परमाणु के आकार में क्या होती है, कमी होती है। तो आप क्या लिखोगे कि जब हम आवर्त सारणी के अंदर बाएं से दाएं ओर जाते हैं तो परमाणु आवेश में क्या होती है, वृद्धि होती है। क्या होती है? परमाणु आवेश में वृद्धि होती है, जो इलेक्ट्रॉनों को परमाणु के नाभिक की ओर क्या करती है, खींचने का काम करती है। जो इलेक्ट्रॉनों को परमाणु के नाभिक की ओर क्या लाती है, करीब खींचती है या उसकी ओर खींचती है, जिस वजह से एक परमाणु के आकार में क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। अतः परमाणु त्रिज्या का मान क्या हो जाता है, कम हो जाता है या घट जाता है। ठीक है, बिल्कुल सरल बात। अगला, आमाशय में पाए जाने वाले अम्ल का नाम, अम्ल का नाम क्या है, HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और उसका कार्य क्या है? तो कार्य क्या है? पहला कार्य तो है कि भोजन के अंदर जो जीवाणु हैं, जीवाणु, रोगाणु, जो छोटे मोटे कीटाणु हैं, उन जीवाणुओं को नष्ट करना। HCl का पहला काम क्या है? भोजन के अंदर जो जीवाणु, छोटे मोटे कीड़े मकोड़े, जो कुछ भी हैं, छोटे मोटे कण, उन हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करना। दूसरा काम क्या है? दूसरा काम है जो टाइलिन एंजाइम की क्रिया होती है, उस क्रिया को बंद करना। टाइलिन की क्रिया को बंद करना। टाइलिन एंजाइम कहां मिलता है? लार के अंदर। तो टाइलिन की क्रिया को बंद करना। ठीक है। तीसरा काम क्या करता है? भोजन के माध्यम को अम्लीय बनाता है। भोजन के माध्यम को अम्लीय बनाता है। और क्या करता है? और ये करता है जो निष्क्रिय एंजाइम होते हैं, निष्क्रिय एंजाइम, जिसका नाम क्या है, पेप्सिनोजन। पेप्सिनोजन को सक्रिय पेप्सिन में बदल के पाचन में सहायता करना। सक्रिय पेप्सिन में बदलना, जिससे पाचन क्रिया आसानी से हो सके। ठीक है, ये काम है आपके HCl के, जीवाणुओं को नष्ट करना, टाइलिन की क्रिया को बंद करना, भोजन के माध्यम को अम्लीय बनाना, और निष्क्रिय एंजाइम पेप्सिनोजन को सक्रिय पेप्सिन में बदल के पाचन की क्रिया को सरल बनाना। अगला प्रश्न है आपका, प्लेसेंटा किसे कहते हैं और इसका कार्य बताओ। प्लेसेंटा का दूसरा नाम है अप्रानाल। आप सबने सुना होगा, क्या नाम है? अप्रानाल। ये क्या होता है भाई? तो जो मां के गर्भ में जो शिशु होता है, ये क्या होता है, मां के गर्भ के अंदर जो शिशु होता है, उस शिशु को मां के शरीर से जोड़ने वाली जो नाल होती है, वो होती है अप्रानाल या प्लेसेंटा। हम कह सकते हैं कि जो गर्भस्थ शिशु होता है, गर्भस्थ शिशु को माता के शरीर से जोड़ने वाला नाल, ये क्या कहलाता है? अप्रानाल या प्लेसेंटा। अब इसका काम क्या है? तो ये क्या करेगा, मां के शरीर से जो भी पोषक तत्व है, ठीक है, उन सभी पोषक तत्वों को, जिसमें रक्त हो गया और बाकी चीजें, जितनी भी पोषक तत्व, रक्त वगैरह है, उन सबको कहां पहुंचाएगा? गर्भस्थ शिशु के शरीर में।
ताकि शिशु के शरीर में पोषण, श्वसन, उत्सर्जन ये सारी क्रियाएं समय पर होती रहे। ठीक है, प्लेसेंटा क्या है? गर्भस्थ शिशु को यानी मां के अंदर, गर्भ में अंदर जो शिशु होता है उसको माता के शरीर से जोड़ने वाला नाल होता है, ताकि माता के शरीर से रक्त वगैरह और अन्य पोषक तत्व उस शिशु के शरीर में पहुंच सके, ताकि शिशु के शरीर में होने वाली समस्त क्रियाएं आसानी से हो सके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 10वां प्रश्न, पुष्प की अनुदैर्ध्य काट का चित्र बनाना है। तो ये तो आपने बुक से देख ले, पुष्प की अनुदैर्ध्य काट का चित्र। ठीक है, ये आपका जो वही चित्र है ना जिसमें जनन वाला पाठ, जिसमें पादपों के अंदर जनन की प्रक्रिया समझाई हुई है, वहीं से देख ले। ठीक है, अगला प्रश्न है, लेंस की समता का सूत्र क्या है और इसका मात्रक क्या है? तो आप सब जानते होंगे लेंस की समता का सूत्र क्या होता है? P = 1/f। P क्या है? लेंस की पावर है, F क्या है? फोकस दूरी है, और इसका मात्रक क्या है? इसका मात्रक आप सब जानते होंगे, डायप्टर होता है। क्या होता है? डायप्टर। डायप्टर ये होता है लेंस की समता का मात्रक, डायप्टर। ठीक, आगे, किसी चालक का प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस R किन किन कारकों पर निर्भर करता है? कोई 2 कारक बताने हैं। तो जो रेजिस्टेंस R है वो एक तो निर्भर करता है चालक तार की लंबाई पर। किस पर निर्भर करता है? चालक तार की लंबाई पर। ठीक है, और दूसरा किस पर निर्भर करता है? दूसरा निर्भर करता है चालक तार की मोटाई पर। चालक तार की मोटाई पर, या हम कह सकते हैं कि चालक तार की अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, यानी R 1/a। तो देखो, चालक तार की एक तो लंबाई यानी तार की लंबाई जितनी ज्यादा होगी उसका प्रतिरोध उतना ही ज्यादा होगा। तो एक तो चालक तार की लंबाई पर निर्भर करता है प्रतिरोध, एक तो निर्भर करता है चालक तार की लंबाई पर, और दूसरा निर्भर करता है चालक तार की मोटाई पर। तार जितना मोटा होगा उसका प्रतिरोध क्या होगा? उतना ही ज्यादा होगा। ठीक है, आगे, विद्युत परिपथ तथा साधित्रों में उपयोग होने वाले 2 सुरक्षा उपाय। तो विद्युत परिपथ के अंदर जो सुरक्षा डिवाइस होती है वो 2 होती है। एक तो विद्युत फ्यूज, क्या होता है? विद्युत फ्यूज, और दूसरा होता है आपका अर्थिंग। अर्थिंग मतलब भू संपर्कित तार, भू संपर्कित तार यानी जिसको हम अर्थिंग बोलते हैं। इन दोनों का उपयोग विद्युत परिपथ के अंदर सुरक्षा के हिसाब से किया जाता है। ठीक है, अगला, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने का दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम लिखना है आपको। क्या लिखना है? दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम। तो ये नियम क्या होता है? वैसे मैंने आपको बहुत कई बार बता रखा है। तो देखो, दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम क्या कहता है कि यदि हम अपने दाहिने हाथ के अंदर, यदि हम अपने दाहिने हाथ के अंदर चालक तार को इस प्रकार पकड़े कि जो अंगूठा है वो अंगूठा किसको बताएगा? विद्युत धारा की दिशा को। अंगूठा किसको बताएगा? विद्युत धारा की दिशा को, विद्युत धारा की दिशा को। और जो हमारी अंगुलियां हैं वो अंगुलियां क्या बताएगी? अंगुलियां उस चालक तार के चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताएगी। क्या बताएगी? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। ठीक है, जैसे ये कोई तार है सीधा सा, इसको अपने हाथ के अंदर पकड़ा है, तो जो अंगूठा है ऊपर की ओर ये क्या बताएगा? ये विद्युत धारा की दिशा बताएगा। और जो हमारी अंगुलियां है वो इस तार के चारों ओर जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताएगी। ये था आपका दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम। ये मैंने चैप्टर की व्याख्या के दौरान बहुत अच्छे से समझा रखा है। एक बार फिर से सुन लो कि यदि हम अपने दाहिने हाथ के अंदर किसी चालक तार को इस प्रकार पकड़े कि अंगूठा विद्युत धारा की दिशा को बताता है, तो ऐसी स्थिति में जो हमारी अंगुलियां है वो, हमारी अंगुलियां चालक तार के चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेगी। यही कहलाता है दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम। अगला है, विद्युत परिपथ में परिणामी प्रतिरोध कितना है? देखो, R1 और R2 दोनों श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। तो सूत्र क्या होगा? जो R है आपका परिणामी प्रतिरोध, R बराबर R1 + R2 यानी 2 + 2 यानी कि 4 ओम। ये हो जाएगा आपका तुल्य प्रतिरोध या परिणामी प्रतिरोध। अगला प्रश्न है, नवीकरणीय स्रोत और अनवीकरणीय स्रोत। आपने बहुत बार पढ़ा है नवीकरणीय और अनवीकरणीय क्या होते हैं। नवीकरणीय स्रोत ऊर्जा के वे स्रोत होते हैं जो एक लघु समय अवधि के बाद पुनः जिनको प्राप्त किया जा सकता है।
यानी नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत वे होते हैं जिनको एक कम समयावधि या लघु समयावधि के बाद पुनः प्राप्त किया जा सकता है, यानी जिनका नवीकरण पुनः संभव है, जैसे पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा, सौर ऊर्जा और ज्वारीय ऊर्जा। ये सब क्या है? ये नवीकरणीय स्रोत है, क्योंकि एक बार समाप्त होने के बाद इन्हें पुनः कुछ समय के अंदर उत्पन्न किया जा सकता है, इन्हें पुनः प्राप्त किया जा सकता है। जबकि अनवीकरणीय क्या होते हैं? ये ऊर्जा के वे स्रोत हैं जो एक बार अगर समाप्त हो गए तो पुनः इनका निर्माण या इन्हें प्राप्त करना संभव नहीं है, जैसे कोयला, पेट्रोल, डीजल, ठीक है, नेचुरल गैस, प्राकृतिक गैस। ये सब चीजें कैसी है? अनवीकरणीय है, यानी इनका पुनः नवीकरण नहीं किया जा सकता। यदि एक बार ये समाप्त हो गए तो फिर उन्हें पुनः प्राप्त करना हमारे बस की बात नहीं है। ठीक, ये था आपका खंड ब। आगे बढ़ते हैं खंड स की ओर। 17वां प्रश्न दिया गया है कि जो वसायुक्त खाद्य पदार्थ है उनको अगर हमें विकृत गंधिता यानी कि उनकी गंध खराब होने से अगर बचाना है तो फिर एक उपाय लिखो। कितना उपाय लिखना है? एक उपाय। तो हम क्या कर सकते हैं? तो हम कर सकते हैं कि जो बंद पैकेट है जिसमें हम उस चीज को पैक कर रहे हैं, उस बंद पैकेट में ऑक्सीजन को निकालकर, बंद पैकेट में से ऑक्सीजन O2 को निकालकर उसकी जगह क्या भर सकते हैं? उसकी जगह नाइट्रोजन गैस भर सकते हैं। नाइट्रोजन गैस भरकर क्या कर सकते हैं? उस चीज को खराब होने से बचा सकते हैं। बंद पैकेट में ऑक्सीजन के स्थान पर या ऑक्सीजन को निकालकर उसकी जगह नाइट्रोजन गैस को भरकर। ठीक, अगला प्रश्न है CuO प्लस H2। Cu प्लस H2O में अपचयन किसका हो रहा है और उपचयन किसका हो रहा है? तो देखो सिंपल सी बात है, उपचयन कब होता है? जब ऑक्सीजन में वृद्धि होती है तो उपचयन होता है, और अपचयन कब होता है? जब ऑक्सीजन में कमी होती है। तो यहां पर देखो हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ रही है, यानी यहां पर ऑक्सीजन में वृद्धि हो रही है, तो उपचयन किसका हो रहा है? हाइड्रोजन का हो रहा है। और अपचयन यानी ऑक्सीजन की कमी किसके साथ हो रही है? कॉपर के साथ। कॉपर के साथ पहले ऑक्सीजन जुड़ी हुई थी, अब उसके साथ कमी हो रही है, तो कॉपर का क्या हो रहा है? कॉपर का हो रहा है अपचयन, और उपचयन किसका हो रहा है? हाइड्रोजन का। अगला प्रश्न है आपका, मानव में अग्नाशय ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन का नाम, उसका नाम क्या है? इंसुलिन हार्मोन। ठीक है, इसका कार्य क्या है? यह काम क्या करता है? यह रक्त में शर्करा के स्तर को नियंत्रित करने का काम करता है। रक्त में शर्करा के स्तर को नियंत्रित करना, यह इसका काम है। रक्त में शर्करा के स्तर को नियंत्रित करना। और इसकी कमी से होने वाला रोग कौन सा है? हम सब जानते हैं, मधुमेह या डायबिटीज। ये किसकी कमी से होता है? इंसुलिन की कमी से होता है मधुमेह या डायबिटीज रोग। ठीक है, अगला, मानव में लिंग निर्धारण को समझाइए और इसका आरेख चित्र भी बनाइए। तो ये मैंने बहुत अच्छे से समझा रखा है, एक बार फिर से समझा देता हूं। समझ लीजिए, नर है और ये क्या है? मादा। नर के पास दो गुणसूत्र होते हैं, एक्स और वाई, और मादा के पास दो गुणसूत्र होते हैं, एक्स और एक्स। तो देखो, यदि एक्स का मिलन एक्स से होगा तो एक्स और एक्स, यदि इस एक्स का मिलन एक्स से होगा तो भी एक्स और एक्स, यदि वाई का मिलन एक्स से होगा तो एक्स और वाई, और यदि इस वाई का मिलन एक्स के साथ होगा तो एक्स और वाई। तो यदि एक्स और एक्स होता है तो आपकी मादा होती है, मादा मतलब लड़की होती है, और एक्स और वाई होता है तो नर होता है। तो एक्स एक्स यानी मादा यानी लड़की, और एक्स वाई यानी कि नर यानी कि बालक। तो ये होता है मानव में लिंग निर्धारण। इसका मतलब क्या हुआ कि लिंग निर्धारण की प्रक्रिया में जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है वो होता है नर गुणसूत्र, क्योंकि मादा के अंदर तो दोनों समान है, एक्स और एक्स, तो उससे कुछ भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। फर्क कब पड़ता है? जब नर का गुणसूत्र यदि एक्स गुणसूत्र मादा के गुणसूत्र के साथ मिलता है तो लड़की होती है, और यदि नर का वाई गुणसूत्र यदि मादा के गुणसूत्र के साथ मिलता है तो लड़का होता है। ठीक है, यह था आपका लिंग निर्धारण। अगला, दीर्घ दृष्टि दोष के निवारण के लिए कौन सा लेंस काम में ले जाता है? अब दीर्घ दृष्टि दोष में होता क्या है कि मैं दूर की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देती है लेकिन निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। दीर्घ दृष्टि दोष में क्या होता है? दूर की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देती है लेकिन निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती। तो इसके निवारण के लिए हम उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं? उत्तल लेंस का। ठीक है, अगला, सूर्यास्त और सूर्योदय के समय सूर्य का रंग लाल क्यों दिखाई देता है? तो आप सब जानते होंगे, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। किसके कारण? प्रकाश के
प्रकीर्णन के कारण सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का जो रंग है वो कैसा दिखाई देता है, लाल दिखाई देता है। ठीक है, ये मैंने चैप्टर की व्याख्या के दौरान बहुत अच्छे से समझा रखा है, आप वहां से भी इसका आंसर अच्छे से लिख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं खंड द की ओर। विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र। तो विरंजक चूर्ण का जो रासायनिक सूत्र है CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, और इसका एक उपयोग लिखना है। एक उपयोग को हम लिख सकते हैं कि क्लोरोफॉर्म के निर्माण में लिख सकते हैं, क्लोरोफॉर्म के निर्माण में, जिसका उपयोग बेहोशी के लिए किया जाता है क्लोरोफॉर्म के निर्माण में, या हम कह सकते हैं कि जल को रोगाणु मुक्त बनाने में, जल को रोगाणु मुक्त बनाने में इसका उपयोग किया जाता है विरंजक चूर्ण का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र। तो बेकिंग सोडा का जो रासायनिक सूत्र है NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और इसका एक उपयोग लिखना है, वो हम कह सकते हैं एक तो केक बनाने में, किसको बनाने में, केक को बनाने में, और दूसरा हम कह सकते हैं कि पानी के अंदर मिलाकर पीने में, पानी के अंदर मिलाकर पीने में बेकिंग सोडा का उपयोग किया जाता है, जिसे हम सोडा बोलते हैं, वही। अगला प्रश्न है अम्ल और सार में दो अंतर बताइए। बिल्कुल सरल है, आप सबको पता होगा कि पहला अंतर तो क्या होता है, अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, सार स्वाद में कड़वे होते हैं, यानी अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं और सार स्वाद में कैसे होते हैं, सार स्वाद में कड़वे होते हैं। दूसरा क्या लिख सकते हो कि अम्ल का जो पीएच मान है वो क्या होता है, वो 7 से कम होता है, और सार का पीएच मान है वो क्या होता है, 7 से ज्यादा होता है। और क्या लिख सकते हो, अम्ल जल के अंदर H+ आयन देते हैं, जबकि सार जल के अंदर OH- आयन देते हैं। फिर वही अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, सार लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। ये सब अंतर आप लिख सकते हो। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इसके अथवा में दिया हुआ है, हमें एक तरफ पदार्थों के नाम लिखे हुए हैं और दूसरी तरफ उनमें मौजूद अम्लों के नाम, तो उनका हमें आपस में मिलान करना है। तो आप सब जानते होंगे संतरा के अंदर सिट्रिक अम्ल पाया जाता है क्योंकि संतरा खट्टा होता है। ठीक है, फिर संतरा के अंदर सिट्रिक अम्ल, नेट्रल का डंक, इसमें कौन सा अम्ल होता है, मेथनोइक अम्ल, या कहीं कहीं मिलेगा फॉर्मिक अम्ल, दोनों एक ही चीज है। फिर आंवला, आंवला के अंदर एस्कॉर्बिक अम्ल होता है और इमली के अंदर होता है टॉर्टरिक अम्ल। ठीक है, इमली के अंदर टॉर्टरिक अम्ल होता है, संतरा के अंदर सिट्रिक अम्ल, आंवला के अंदर एस्कॉर्बिक अम्ल और नेट्रल का डंक के अंदर मेथनोइक अम्ल या फॉर्मिक अम्ल। अगला धावन सोडा का रासायनिक सूत्र। तो धावन सोडा का जो रासायनिक सूत्र है वो होता है Na2CO3। ठीक है, Na2CO3, और इसका जो उपयोग है वो कहां पर किया जाता है, इसका उपयोग किया जाता है एक तो कांच, साबुन और कागज उद्योग में, कांच, साबुन और कागज उद्योग के अंदर किया जाता है। और कहां किया जाता है, और जल की जो कठोरता है, जल की स्थायी कठोरता को दूर करने में, जल की स्थायी कठोरता को दूर करने में। ठीक है, यह हो गया आपके धावन सोडा का प्रयोग। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 22। 22 क्या कह रहा है कि मानव में उत्सर्जन किसे कहते हैं, मानव के अंदर उत्सर्जन किसे कहते हैं, और मानव उत्सर्जन तंत्र का आपको क्या बताना है, आपको नामांकित चित्र बनाना है। तो देखो, मानव में उत्सर्जन का मतलब क्या है कि मानव के अंदर जितनी भी जैविक क्रियाएं होती है, उन जैविक क्रियाओं के परिणाम स्वरूप जिन अपशिष्ट पदार्थों का निर्माण होता है, उन अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की जो क्रिया है वो कहलाता है उत्सर्जन। मानव के अंदर विभिन्न प्रकार की जो जैविक घटनाएं होती है, जो जैविक क्रियाएं होती है, पोषण, श्वसन, परिसंचरण, इन सभी क्रियाओं से जिन अवशिष्ट पदार्थों का या अवशेष पदार्थों का निर्माण होता है जो हमारे शरीर के लिए जरूरी नहीं है, उन चीजों को शरीर से बाहर निकालने की जो प्रक्रिया है वो कहलाती है उत्सर्जन। और उसके बाद आपको मानव उत्सर्जन तंत्र का क्या बनाना है, नामांकित चित्र बनाना है। ठीक है, चित्र आपकी बुक के अंदर मौजूद है। अगला प्रश्न है मानव के अंदर अपोहन या डायलिसिस क्रिया को समझाइए। ये क्या होता है, इसको समझते हैं। तो देखो, मानव के अंदर अपोहन या जो डायलिसिस की क्रिया है वो क्या होती है। तो अपोहन, यदि किसी लवण अथवा स्टार्च के विलयन को सेलोफेन की थैली भरकर
उसे आश्रित जल में लटका दिया जाए तो लवण के आयन सेलोफेन से होते हुए आश्रित जल में प्रवेश कर जाते हैं और स्टार्च थैली के भीतर रह जाता है। इस क्रिया को कहते हैं अपोहन। यदि किसी लवण और स्टार्च के विलयन को सेलोफेन की थैली के भरकर उसे अगर हम आश्रित जल के अंदर लटका दें तो लवण के जो आयन हैं वो सेलोफेन से होते हुए आश्रित जल में प्रवेश कर जाते हैं, जबकि जो स्टार्च है वो उसी सेलोफेन की थैली के अंदर रह जाता है। इसे कहते हैं अपोहन या डायलिसिस। अब देखो क्या होता है, शरीर में कई बार विपरीत परिस्थितियों के कारण गुर्दे यानी जो आपकी किडनी है वो अपना कार्य ठीक प्रकार से कार्य नहीं कर पाती है। तो ऐसी स्थिति में शरीर के अंदर बनने वाला जो यूरिया है, जो अपशिष्ट पदार्थ है और अन्य जो उत्सर्जी पदार्थ है को रक्त से छानने में क्या हो जाता है, वो असमर्थ हो जाता है। यानी वो रक्त को शुद्ध नहीं कर पाता, फिल्टर नहीं कर पाता जब आपकी किडनी सही से काम नहीं कर पाती है, जिस कारण से रक्त में ये विषैले पदार्थ धीरे धीरे बढ़ने लगते हैं। तब डायलिसिस तंत्र का उपयोग करके रक्त को क्या किया जाता है, रक्त को साफ किया जाता है। और इस यंत्र में रक्त सेलोफोन झिल्ली की बनी नलिकाओं में क्या होता है, बहने लगता है। देखो ये आपके सामने चित्र दिया गया है। ये अपोहन के लिए ये ताजा विलयन है, ठीक है। ये अपोहन के बाद विलयन यानी कि जो यूरिया जो अपशिष्ट पदार्थ है वो इसमें आके इकट्ठा होंगे। ये अपोहन की क्रिया है, अपोहन विलयन इसके अंदर भरा हुआ है। ये जो है ये चयनित पारगम्य झिल्ली की बनी हुई नलिका है, ठीक है। ये धमनी से पंप का मार्ग है आपके लिए और ये उपकरण से सीरा का मार्ग है। तो इस तकनीक का उपयोग करके डायलिसिस की क्रिया की जाती है ताकि आपके शरीर से जो अशुद्ध रक्त है उसको साफ किया जाए और विषैले पदार्थों को रक्त से अलग किया जाए और उनको शरीर से बाहर निकाला जाए। तो इन नलिकाओं के कारण रक्त का जो समपराशरी लवण है उस द्रव को बहाया जाता है, जिसके कारण नलिकाओं के अंदर बहते रक्त से उत्सर्जी पदार्थ अलग होकर यंत्र के द्रव में आ जाते हैं और रक्त यूरिया तथा उत्सर्जी पदार्थों से क्या हो जाता है, मुक्त हो जाता है। और इस क्रिया के बाद रक्त को शरीर में पुनः क्या कर दिया जाता है, भेज दिया जाता है। मतलब सीधी सी बात है, जब आपके शरीर के अंदर किडनी सही ढंग से काम नहीं कर जाती है तो अपोहन या डायलिसिस की क्रिया की मदद से आपके शरीर से बाहर रक्त को शुद्ध किया जाता है और उसे पुनः फिर आपके शरीर के अंदर भेज दिया जाता है। तो यह क्रिया कहलाती है डायलिसिस या अपोहन, ठीक है। अगला प्रश्न है, अथवा में मानव में भोजन का पाचन किसे कहते हैं? मानव के अंदर भोजन का पाचन किसे कहते हैं? और आपको बताना है मानव पाचन तंत्र का नामांकित चित्र। तो देखो भोजन का पाचन किसे कहते हैं? भोजन के पाचन का मतलब है कि शरीर के अंदर हम जो भोजन ग्रहण कर रहे हैं, यानी शरीर के अंदर जिन पदार्थों को हम भोजन के अंदर ग्रहण कर रहे हैं उन रासायनिक या जटिल पदार्थों को, उन जटिल पदार्थों को छोटे छोटे और सरल अणुओं के रूप में बदलना क्या कहलाता है? पाचन कहलाता है। भोजन के रूप में ग्रहण किए गए पदार्थों को या जटिल पदार्थों को सरल रासायनिक पदार्थों के अंदर या सरल अणुओं के रूप में बदलने की जो प्रक्रिया है वो कहलाती है पाचन। क्या कहलाती है? पाचन, ठीक है। और मानव पाचन तंत्र का फिर आपको क्या बनाना है? नामांकित चित्र बनाना है। ये तो आप सबको पता ही होगा, ठीक है। दूसरा प्रश्न है, भोजन के पाचन लार का, भोजन के पाचन में लार का एक कार्य बताओ। तो भोजन के पाचन में जो लार का काम है वो क्या काम होता है? वो काम होता है भोजन को क्या करना? भोजन को गीला करना और भोजन की लुगदी बनाना। भोजन को गीला करना और भोजन की लुगदी बनाना, ताकि उसे क्या किया जा सके? ताकि उसे आसानी से निगला जा सके, ताकि उसे आसानी से निगला जा सके, ठीक है। ये किसका काम होता है? ये लार का काम होता है। आ रहा है समझ में? भोजन में लार का काम क्या है? भोजन के अंदर भोजन को गीला करना और भोजन को लुगदी बनाना, ताकि उसे आसानी से पाचन किया जा सके या उसको निगला जा सके, ठीक। आगे ये था प्रश्न संख्या 22। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 23। अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब का किरण आरेख बनाओ जब वस्तु फोकस पर स्थित हो। कहां पर? जब वस्तु फोकस पर स्थित हो। तो देखें, अवतल दर्पण का चित्र बनाते हैं। यहां पर चित्र बनाना पड़ेगा। ये कुछ इस तरह बना लेते हैं अवतल दर्पण। अब ये आपका हो गया मुख्य जो अक्ष है वो हो गया। ये आपका समझ लीजिए फोकस है, यहां पर वस्तु को रखना है। हमें पता है
कि जब फोकस से होकर किरण जाएगी तो यहां पर टकराएगी। ठीक है, टकराने के बाद इसका क्या होगा, परावर्तन होगा और यहां से होके वापस रिटर्न होगी। यहां से होके वापस क्या हो जाएगी, ये रिटर्न हो गई। ठीक है, और यहां से जो किरण जा रही है वो टकराने के बाद इस तरह वापस क्या हो जाएगी, अपने मार्ग पर रिटर्न हो जाएगी। ये किरण ऐसे जाएगी और ये किरण टकराने के बाद वापस इसी मार्ग पर लौट जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ कि ऐसी स्थिति में जो प्रतिबिंब है वो कैसा बनेगा, वो मैं यहां पर बता देता हूं। तो प्रतिबिंब क्या बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा। ठीक है, कहां बनेगा, अनंत पर बनेगा। ठीक है, और कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा। और कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा। ठीक है, अगला है वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब में दो अंतर बताने हैं। वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब में दो अंतर। पहला अंतर क्या है कि वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, आभासी प्रतिबिंब में क्या लिखोगे, इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। पहला अंतर, वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है और आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। दूसरा, जो वास्तविक प्रतिबिंब है वो सदैव कैसे बनते हैं, वो सदैव उल्टे बनते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब सदैव उल्टे बनते हैं। आभासी प्रतिबिंब सदैव कैसे बनते हैं, ये प्रतिबिंब सदैव सीधे बनते हैं। ये दोनों के अंदर अंतर हो गया। ठीक है, आगे अथवा में दिया हुआ है, उत्तल लेंस के द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब का किरण चित्र बनाओ जबकि बिंब की स्थिति कहां पर हो, अनंत पर हो। जब कहां पर हो, वस्तु अनंत पर रखी हो। तो देखें, इसको भी बना लेते हैं भाई। ये आपका एक हो गया, ठीक है, उत्तल लेंस। ये हो गया आपका उत्तल लेंस। ठीक है, यहां से हम मुख्य अक्ष को बना लेते हैं। ये हो गया आपका मुख्य अक्ष, थोड़ा तिरछा बिरछा होगा, समझ लेगा। ठीक है, ये हो गया मुख्य अक्ष। अब यहां पर मुख्य अक्ष के समांतर क्या होगी, किरण आएगी, क्योंकि बात अनंत की हो रही है। तो ये अनंत से क्या आ रही है, मुख्य अक्ष के समानांतर किरण आ रही है। ठीक है, अब ये किरण टकराने के बाद क्या होगी, मुख्य फोकस से होकर गुजरेगी कुछ इस तरह। तो ऐसी स्थिति में जो आपका प्रतिबिंब है वो कहां बनेगा, यहां पर बनेगा, फोकस पर। तो हम कहेंगे ये वस्तु कहां पर रखी हुई थी, अनंत पर। तो ऐसी स्थिति में प्रतिबिंब कहां बनेगा, आपका प्रतिबिंब बनेगा फोकस पर। ठीक है, पहली बात। दूसरा, कैसा बनेगा, आकार कैसा होगा, आकार बिल्कुल छोटा, बिंदु के आकार का, बिल्कुल छोटा, एक बिंदु के आकार का। ठीक है, एक बिंदु के रूप में। और प्रकृति कैसी होगी, तो ये कैसा होगा, ये उल्टा होगा। और कैसा होगा, और होगा वास्तविक। ठीक है, ये आपको चित्र बना के ऐसा लिख लेना है। अगला है, दर्पण और लेंस में दो अंतर बताने हैं। दर्पण और लेंस के अंदर दो अंतर। तो पहला अंतर है, दर्पण के अंदर केवल एक ही वक्र पृष्ठ होता है। दर्पण के अंदर केवल एक ही वक्र पृष्ठ होता है। लेंस के अंदर दो वक्र पृष्ठ होते हैं। ठीक, फिर दर्पण से क्या होता है, दर्पण से प्रकाश का परावर्तन होता है। दर्पण क्या करता है, प्रकाश को परावर्तित करने का काम करता है। और लेंस क्या करता है, लेंस प्रकाश को अपवर्तित करने का काम करता है। ठीक है, ये हो गए दोनों के अंदर दो अंतर। तो इस तरह हमने आपके विज्ञान विषय के बोर्ड द्वारा जारी किए गए ऑफिशियल मॉडल पेपर को बहुत अच्छे से सॉल्व कर लिया है। उम्मीद करता हूं सभी प्रश्नों के उत्तर आपको अच्छे समझ में आए होंगे। यदि आपको फिर भी किसी प्रश्न में डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं इसका जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। उम्मीद करता हूं मेरी ये मेहनत आपको पसंद आएगी और आपके आने वाली बोर्ड परीक्षा के लिए यह क्लास उपयोगी साबित होगी। तो बस आपसे यही रिक्वेस्ट है कि ज्यादा से ज्यादा लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।